बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जिनकी बर्थडे है ज़रूर हमने उनको विश करना है। मुझे स्पेशल थैंक्स के मैसेज भी आते हैं। सो हम ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन करते हैं और आप ही लोगों का फीडबैक जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा इंशाल्लाह, जब तक ज़िंदगी रही, जब तक अल्लाह ताला ने मौका दिया। अच्छा जी, हमने आज के प्रोग्राम में जी खबरें भी शामिल करनी है। हमारे मेहमान भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। पहले सबसे आज की खबरें टॉप स्टोरीज की तरफ। आलूदगी मुकाऊ मिशन है, शहरियों को साइकिलें किराए पर मिलेंगी। PITB की खुसूसी साइकिल ऐप मुतारिफ कराने की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। महंगाई के मारों को एक और झटका, बिजली ₹1.15 की यूनिट नहीं। शहर के बोसीदा और खस्ता हाल फ्लाईओवर्स की सुनी गई। वजीर आला ने दाता नगर फ्लाईओवर की तामीर नौ की मंजूरी दी। रिवायती थाने मरहलावार स्मार्ट पुलिस स्टेशन में बदलने का मंसूबा भी है जी। ये हैं आज की खबरें। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। आलूदगी मुकाऊ मिशन है। मुझे आज स्मॉग महसूस हो रही थी, फिर से अच्छी खासी बल्कि थी। शायद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्मोक भी है और अब उसमें फॉग का आंसर भी शामिल हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी से अंदाज़ा होता है कि और जो आपकी आंखों की चुभन और उसके साथ जो आपको इफेक्ट कर रही होती उसका नहीं, पिछले 2 दिनों में फॉग ज्यादा थी, आज स्मॉग फील नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो पिछले दिनों में स्मोक जब ज़्यादा थी तो उसका पता चलता था जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो आंखों में चुभन और स्किन को जो डैमेज करती है, वो जलन जो होती थी उसकी समझ आती थी। आज जो है वो विजिबिलिटी उसी तरह है, नज़र आने में उसी तरह है, लेकिन वो स्मोक की जो शिद्दत है वो कम है। इसका क्या मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं फॉग का आंसर ज़रूर शामिल है, इसलिए वो विजिबिलिटी है कम है। अब देखें, शहर में हम लोग जहाँ से ट्रैवल करते हैं, मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, आप भी उसी साइड से आते हैं, हाई साहब भी तकरीबन उसी साइड से आते हैं। अब जो है वो अकबर चौक बन गया तो शायद ये रास्ता लेते होंगे। आप इस तरफ आते हैं, गुलबर्ग से निकलते हैं तो आपको विजिबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी शायद वजह इंडस्ट्रियल एरिया भी हो सकता है, लेकिन जब आप बाबू साबू और आप उस तरफ जाते हैं उधर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मसनूई बारिश हुई, उसका बहुत सारा फ़ायदा हुआ। 3-4 दिन बहुत अच्छे गुजरे। धूप निकली बड़ी अच्छे से निकली, लोगों ने उसको एंजॉय किया। साथ में बच्चों ने घर में तंग भी किया, वो तो एक चले साथ में चलता ही है, बच्चों का क्या है। लेकिन इस पर मुस्तकिल बुनियादों पर काबू पाने के लिए हमें मुख्तलिफ इक़दाम करने की ज़रूरत है, जिस पर मौजूदा निगरान सेटअप तो कर रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतें शायद आज 10 साल के दौरान ये जो फैली है और इसकी शिद्दत में मुसलसल इजाफा हुआ है, शायद आज हम ये ना देख रहे होते और फिर सितंबर या अक्टूबर में ये ना सुन रहे होते कि भट्टा को हमने जिग जैग पे लेके जाना है, माहौलियात जो है वो सील कर दे। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है वो अदालत लगा कर ना बैठ के ये बातें कर रहे होते कि आप स्कूलों को बंद करें, गाड़ियों को बंद कर दे। ये हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी ने काम किया है तो वो अभी तक मौजूदा गवर्नमेंट तो कुछ न कुछ करना चाह रही है, लेकिन साबिक जो अदवार गुजरे हैं, चाहे उसमें नून लीग का देख लें, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का देख लें, उसमें कहीं पर आपको कोई इस तरह का इक़दाम नहीं। अब आ जाए जी साइकिल ऐप वाले आइडिया की तरफ। अप्रिशिएट करते हैं आमिर भाई इसको? बिल्कुल, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बगला पकड़ने की, जिसको कहते हैं एक है, तो वो कहते हैं जी अगर उसको पकड़ना है तो पहले उसके सर पे मोमबत्ती जलाएं, वो मोम पिघल के आंखों पर जाएगी, वो फिर अंधा हो जाएगा और फिर हम उसको बगले को पकड़ लेंगे। ये बड़ा हमारे ब्यूरोक्रेसी के पास ऐसे ऐसे आइडियाज़, ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर कहीं पे भी नहीं है। आप मुझे बताएं, इस ऐप बनाने से क्या आमिर रजा और शाहिद सिप्रा साइकिल पर दफ्तर आया करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा नहीं आएंगे ना। क्या कमिश्नर साहब इस ऐप के जरिए किराए पर साइकिल लेकर रोज़ दफ्तर आया करेंगे? नहीं आएंगे, गाड़ी चलाएंगे। असल मसला ये है कि आप स्मोक को, उसकी जड़ को पकड़ें तो वो है क्या। ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फिरोज़पुर रोड से आते हैं, मैं भी तकरीबन रोज़ाना फिरोज़पुर रोड से आता हूँ शायद भाई, क्योंकि बेगम को उतारना होता है, आपके घर के पास ही उतार के तो मैं वहीं से आता हूँ।
आपको सुबह को क्लिंटन मार्केट से आप भी गुजरते होंगे, मैं भी गुजरता हूँ, दुनिया जहान के धुएं वाली गाड़ियां और रक्शे सही कह रहे हैं, वहां पर स्टार्ट होते हैं और वहां से आपका गुजरना मुहाल है। आप जरा गुजर के दिखाएं वहां से। बिल्कुल। उसके बाद फिरोजपुर रोड पे आ जाएं, मैंने पहले भी निशानदेही की थी, नंबर्स बताए थे गाड़ियों के कि ये कसूर की गाड़ियां हैं, ये इनके नंबर्स हैं, ये दूध लाने वाली गाड़ी है, ये ट्रक हैं, ये मजदे हैं, धुएं देते जाते हैं वो, कोई रोकने वाला है? मुझे बताएं कमिश्नर साहब, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, लाहौर में पिछले 1 माह में या 2 माह में कितने पेट्रोल पंप्स को चेक किया गया है कि वहाँ मिलावटी पेट्रोल बिक रहा है या नहीं बिक रहा, मकदार पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही है? आपकी गाड़ियों में से जो गैसेस खारिज हो रही हैं, ये ज़्यादा मुझे इस पे खदशा है कि ये उन गैसेस का असर है जो कि आपको स्मोक की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। उसके अंदर जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं, सारे नहीं, कुछ हैं, लेकिन लाहौर में अब चंद रह गए हैं जिन पे हम भी कहते हैं यार यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया करें। बाकी आप क्यों नहीं डलवाते हैं पेट्रोल? किसी पूछे तो सही, क्या चेक हुआ? आपने कोई खबर पढ़ी हो? क्योंकि हम तो रोजाना नहीं आते इस प्रोग्राम में, आप तो डेली आती हैं। बिल्कुल। कोई खबर देखी आपने कि पेट्रोल पंप चेक हुआ, पेट्रोल चेक हुआ, उसकी मकदार चेक की, उसकी क्वालिटी और क्वालिटी को चेक किया गया? देखिए असल मसला आपका वहां पे है। डीजल चेक करते हैं आप लोग, क्या गाड़ियों की एमओटीज और इंजन जो हैं वो उनको चेक किया जाता है? कमर्शियल गाड़ियों का आपने क्या किया? रक्षों का आपने रजिस्ट्रेशन का कहा था, उसका क्या हुआ? साइकिल ऐप बना दे, साइकिल ऐप देखें दुनिया भर में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके बाद जो मसले होंगे, जो किराए पे साइकिल लेके जाएगा उसको डबल ट्रिपल पैसे भी भुगतना पड़ेंगे अगर साइकिल नहीं वो साइकिल जाएगा क्यों? क्योंकि उसको तो यहाँ गाड़ियों वाले महफूज नहीं है। कल परसों एक 14 साल के बच्चे ने रक्षे को मार दिया। आप बच्चों की ड्राइविंग अभी तक रोक नहीं पाए हैं हम लोग। अच्छा आमिर भाई, उस पर बहुत सख्ती से काम हो रहा है, अब ये ना मुझे नहीं पता। नहीं, तो फिर वो 14 साल का बच्चा ना मारता रखे को। आपके पेरेंट्स भी तो कुछ करें। अगर आप सिटी ट्रैफिक पुलिस मैं की तो बात पहले करें, मैं तो पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि बच्चों को पकड़ने की मुझे 10 लोगों ने कॉल कर दिए, उनके पेरेंट्स को पकड़े, उनके पेरेंट्स को पकड़े जो कहते जी हमें पता नहीं था गाड़ी ले गया। ये हो नहीं सकता। ऐसे कोई मोहल्लात में रहते नहीं है कि एक तरफ शाही किले का एक गेट है, फील्ड गेट है, और दूसरी तरफ रानी गेट है, तो रानी गेट से गाड़ी लेकर वो निकल गया। इस तरह होता नहीं है। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा गाड़ी लेकर निकल रहा है तो आप जिम्मेदार हैं, मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा है तो आप जिम्मेदार हैं। काम हो रहा होगा, मैं ये नहीं कहता काम नहीं हो रहा होता, लेकिन आप इसको आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को चेक करें, वो काम किस तरह से करती है। वो भी काम करते हैं। ये एप्पल ऐप बना के यानी ये मैं ये वो लॉलीपॉप है जो आप दे रहे हो दुनिया भर में करनी है ना आपने। शायद मेरे साथ, मेरा ख्याल है अमेरिका में हम इकट्ठे थे शायद, हमने देखा था वहाँ पे किराए पे साइकिलें मिलती हैं, वो आप टोकन डालें और निकाल, वो टूरिस्ट के लिए होती है, शहरियों के लिए नहीं है वो पता क्या है, वो आप जरूर करें उसको। आप अंदरून शहर में, क्योंकि लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ आप दिन के वक्त में गाड़ी नहीं चला सकते हैं क्योंकि वो इंक्रोचमेंट इतनी है। शालमी में, कश्मीरी बाज़ार में, डब्बी बाज़ार में, किले तक जाना है, इधर अकबरी गेट तक आना है, तो वहाँ आप एक टोकन वाली साइकिल रखें किराए पे। जो टूरिस्ट करना चाहता है साइकिलिंग, वो आराम से वहाँ कर सकता है। शहर के अंदर हल सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हाल सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आपका धुआं भी कम होगा, गाड़ियां भी कम होंगी। और उस पे दूसरा जहाँ पे इस वक्त निगरान गवर्नमेंट काम कर रही है, वो ये है कि अगले 3 सालों में आपकी पेट्रोल वाली मोटर बाइक्स बंद हो, बननी। अगर बननी बंद होएंगी तो बिकनी बंद हो जाएंगी, तो जाहिर है कि फिर आपको इलेक्ट्रिक लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको गाड़ियां जो हैं वो भी इलेक्ट्रिफाई करनी पड़ेंगी और पेट्रोल वाली गाड़ियों को खरीदो फरोख्त की पाबंदी लगानी पड़ेगी। शायद सिपरा का काम बढ़ने वाला है बिजली का आता है मसला, तो शायद सिपरा सुबह मैंने जब वो 1 रुपये 53 पैसे वाली खबर देखी 15 पैसे, तो मुझे अल्लाह ही कसम याद आया शायद सिपरा। अचानक कल गैस का बिल आया तो शायद सिपरा याद आया। बिल अच्छे खासे आए हैं वैसे गैस के भी। तो वो मुझे ये याद आता है इसलिए। तो अभी ये अगर बिजली की मोटरसाइकिलें और बिजली की गाड़ियां, अच्छा मजे की बात यह है कि लोग कसूरवार भी शाहिद सिपरा साहब को समझते हैं, पता नहीं ये क्यों समझते हैं। उसमें हम आएंगे, अगली खबर की तरफ भी हमने आना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा। खबर यह है, बिजली 1 रुपया 15 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ही होगी, अगर हम इसकी डिटेल्स शाहिद सिपरा साहब से जाने। जी नहीं, ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है, ये लेस्को में दीगर कंपनीज पिटीशन फाइल कर दी है। हाँ, उनको चंदा देना है।
तो वो पिटीशन फाइल करती है नेपरा को, और वो जब उनका 3 महीने का गैप आता है तो वो उसमें टैरिफ का जो डिफरेंस होता है वो मांगती हैं। और वो हमने भुगतना है टैरिफ का ज़ाहिर अल्टीमेटली आपने ही देना है पैसा, टैक्स हो कुछ भी हो आपने ही पैसे देने हैं। और कहाँ से ले गवर्नमेंट? अगर दे नहीं सकती तो कम से कम ले तो सकती भारी है ना। भरकम तनख्वाहें भी तो हमारे से ही लेती मैं वही कह रहा हूँ, अगर दे नहीं सकती तो ले तो सकती है ना। बस फिर ये आखिरी हरबा उनके पास होता हाँ, है तो ना। ये जनवरी तक रहेगा। और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी सुना है आ रही है अभी 27 दिसंबर को शायद उसकी हेयरिंग है, वो भी 3-4 पैसे सुन रहे हैं कि शायद वो भी आ जाएगी। तो साथ में दिसंबर की वो आ जाएगी, 1 रुपया 15 पैसे ये मिल जाएगी, 4-5 रुपये फी यूनिट के हिसाब से टिक्का लग जाएगा। तो खैर है फिर सर्दियों में तो वो आपको बिल आएंगे। और जनवरी में जा रही है, दिसंबर में जो अच्छा गैस का बिल इतना आया, डबल से भी ट्रिपल बिल आया कि उससे लोग हैरान हो गए। मैं तो बड़ी देर पहले से आपको कह रहा था, आप लोग उस पर एतराज़ होता था। बल्कि एक दफ़ा मैं हाई साहब के पास बैठा था, हमारी एक खातून एंकर भी आई थी पूछने, हाई साहब याद होगा आपको? तो मैंने उनको भी बताया था कि ये उस पर प्रोग्राम करना चाह रही थी। मैंने कहा वो दौर चला गया है कि 150, 200, 250 वाला, अब हज़ारों में आए फिर तो बात समझ आती है। अब ये 200-400 वाला ख़त्म हो गया, इससे हम निकल चुके हैं। कम से कम बिल जो है वो 700-800 रुपये मौसम तब्दील भी हो जाए ना तो आपकी जान को सुकून नहीं आने वाला। बिजली के बिल भी आपको ज़्यादा आएंगे, गैस के बिल भी, क्योंकि नॉर्मली हम अपने बचपन से ये रिवायत देख रहे थे ना कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता था चले आपकी जान छूटती। रवायत नहीं होती, ये बेसिकली जिसने पैसे देने होते हैं ये उसको पता होता है कि वो मैनेज कर रहे होते हैं बेसिकली। कि आपने जून जुलाई अगस्त में अगर आपका बिल बिजली का ज़्यादा आया है तो कोशिश होती है कि उसको सर्दियों में कम करके बिजली के बिल को, सर्दियों में गैस का बिल अगर हम लोग कुछ इस्तेमाल कर लें, गीज़र वगैरह चला लें और ज़्यादा आ भी जाए तो हम उसको अफोर्ड करते हैं। 3-4 हज़ार रुपये तक तो आम रूटीन में बिल होता था, लेकिन अब वो 10-12 हज़ार रुपये अब चला जाएगा वो। तो ये होता है, ये जो बिल जिसने अदा करना होता है, हाई साहब पता नहीं करना होता है कि नहीं करना होता, लेकिन मैंने चूँकि खुद अदा करना होता है तो इसलिए मुझे पता है इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अच्छा, अब हमने उसको रूटीन बना दिया। बिजली को हम ले गए 30-35 हज़ार एवरेज पे और गैस को हम लेके आ गए 8-10 हज़ार एवरेज पे। मुझे बताएं कि आम आदमी अब कहाँ से बचत करेगा? अच्छा, फिर साथ में दीगर जब अशियाए ज़रूरियाँ मिलती हैं ना, आपके साथ बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। अच्छा, पानी का बिल आपने 800-1100 से उठाया है 10 मरले का, वो आप 3300 पे ले गए। तो मुझे बताएं, हर जगह से तो पैसे बढ़ गए हैं, तो फिर हम कहें कि महंगाई भी नहीं है, हमारा गुजर बसर भी आसानी से हो जाए, तो फिर ये नामुमकिनात में से ऐसी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि आम आदमी जो रोता है, तनख्वाहदार तबका, हम जैसा जो मतवसत तबका से ताल्लुक़ रखने वाले तनख्वाहदार जो लोग हैं, वो किस लिए इस तरह की बैठ के बात करते हैं कि अब उनकी इनकम कम हो रही है, एक्सपेंस जो है उसमें मैनेज नहीं हो रहे, वो नहीं मैनेज तो वो कहीं से कट जब लगाते हैं तो फिर कोलैप्स ही होता है। फिर ये बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर भाई भी बिजली और गैस का बिल भरने के लिए तैयार है? नहीं, मेरा बिल तो शायद सिपरा साहब पे करते हैं शायद। नहीं, पिछले 2-3 महीने से यहाँ ये इल्जाम लगाते हैं। आमिर भाई अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। पिछले 2-3 महीने से तो मैं कर रहा हूँ और उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो मैं ऑन एयर आपको प्रोड्यूसर को मैं भेज देता हूँ, तो उन्हें कहें कि वो स्क्रीन पे दिखा भी दें। आप बताइए, आप कुछ शिकंजे में आ गए तो वो दिखा देता हूँ, और ये अगले 2-3 महीने तक मैं अदा करता रहूंगा भी सही। ये खुसूसी करम है हाँ, अल्लाह ताला का। ये मैं आपको बता रहा हूँ। गैस का भी आ गया वो अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अभी शाहिद ने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी बढ़ने वाली है। अब पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कम हुई और बेपनाह कम हुई। आपके अपने मुल्क के अंदर भी अभी 14 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल जो है सस्ता हुआ। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट किसकी है, ये समझने की ज़रूरत है। शायद सिपरा से गैस वाले मौजू पे मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि मैं पहले ही कहता था कि जब तक आप गैस को बेदरेग इस्तेमाल करते रहेंगे, कन्वेंशनल गीज़र्स और कन्वेंशनल आपके बर्नर्स जो हैं वो जलते रहेंगे और गैस फूकते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होती चली जाएगी। और जो ख़त्म होती हुई चीज़ है वो महंगी होती है, बिल्कुल। जो नायाब हो जाए वो महंगी हो जाती है। तो आपको अल्टीमेटली LNG पे जाना है। और शायद सिपरा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वजाहत कर सकते हैं कि अभी तो आप नेचुरल गैस वालों को हम रो रहे हैं कि जिनके हज़ारों में बिल आ गए। जो LNG वाले हैं उनको कितने बिल आते हैं और कितना वो पे करते हैं, जो सिलेंडर से गैस इस्तेमाल करते हैं वो बेचारे कितना पे करते हैं, कभी उनसे भी पूछ के देखें। हम तो इस बिल की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बाकी बिल्स भी इसी तरह से हैं। मैं बिजली पे हैरान हूँ। एक तो क्यों गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइज नहीं करती है। फिर ये कहा गया था कि कंपनीज जो हैं ये सूबों को दे दी जाए।
चले वो कुछ इंतजाम कर ले। अगर निगरान वज़ीर आला उससे आपको जैसा लगता है बंदा, बेहतरी आ जाएगी? मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। अगर निगरान वज़ीर आला जब जैसा बैकअप बंदा, कुछ नहीं होगा तो बेहतरी कौन लेकर निगरान आएगा? वज़ीर आला जैसा बंदा अगर आने वाले दिनों में भी इलेक्टेड इस तरह का बंदा कोई आ गया, मुझे बताएं तो क्या बेहतरी नहीं आ सकती? ये आप भी बेहतर जानते हैं कि अगर जो कोई भी आ आपके- जाएगा इस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं होगी, मेरे से ज्यादा नहीं बेहतर नहीं, आप आपका नहीं होगी, नहीं होगी। अगर कोई आ गया, देखिए अल्लाह के घर से नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी तो यही है, इन्हीं के दौर में दे दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे काम सीधे हो जाने थे, लेकिन नहीं दिया गया। पता नहीं वफाकी गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम है, ये सिपरा साहब बेहतर बता सकते हैं। बेसिकली इशू, लेकिन ये कंपनीज जो हैं प्राइवेटाइज करने से ही बेहतरी आ सकती आपको लगता है ये हल है? मुझे ब्रेक की तरफ नहीं, जाना है। देखें हल तो हर चीज़ का होता है। आप जाहिर है आप विफाक से निकालेंगे, सूबों को दे देंगे, हल तो आएगा ना अल्टीमेटली। लेकिन क्या है, हमारे दिग्गज सूबे नहीं ना मानते। जहाँ पे लॉस लेवल 70% है, हाँ, पंजाब की कंपनीज की रिकवरी 100% है। पंजाब का लाइन लॉसेस लेवल 10-12% पे है। और जब आप केपी के चले जाएं तो वहाँ 70% लाइन लॉसेस हैं। इसी तरह आप बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं तो वहाँ भी इसी तरह है। उसके बाद आपके सिंध में चले जाएं तो वो हैदराबाद और सखर जो है वो भी इस तरह है। वो कंपनीज का लाइन लॉसेस जब उनके सूबों पे पड़ेगा नुकसानात, तो वो सूबों के लिए मुश्किल हो जाए। पंजाब तो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं करती विफाक कि पावर सेक्टर का इतना बड़ा बोझ जो जनरेशन करनी है, इंपोर्टेड गैस पे करनी है, इंपोर्टेड ऑयल पे करनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स विफाक ने करनी है। सूबा इतना इस लेवल पे आगे पावर सेक्टर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो अब ये सिलसिला इसी तरह से भुगतना पड़ेगा। आप ये 2 महीने तो तैयार रहें कि अच्छा खासा गैस का बिल भी आएगा और बिजली का बिल महंगा क्यों हो रहा है वो तो बनतक शायद सिपरा साहब ने समझा दिया। मजीद आगे रेट बढ़ने हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। ब्रेक के बाद हम आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, खबर अब ये है जी, शहर की बोसीदा और खस्ता हाल फ्लाईओवर की सुनी गई है। वज़ीर आला ने दाता नगर फ्लाईओवर की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है। एक्चुअली बहुत खस्ता हाल में था और ये सब्जी मंडी के करीब आई थिंक आमिर भाई, वही आपके पुराने घर के पास है। बिल्कुल वही ये लाहौर का पहला फ्लाईओवर पता है आपको? अच्छा, इससे पहले फ्लाईओवर का तस्वर नहीं था। मेरे मामू रहते थे रावी रोड पे, तो जब वो वहाँ पे थे, बिल्कुल बचपन की बात बता रहा हूँ, तो उस वक्त ये बनना शुरू हुआ था। तो अब इसकी ये इसकी गुंजाइश भी कम हो गई, फिर ये पुराना भी हो गया था, इसको बदलना बहुत ज़रूरी था। तो मेरा ख्याल है ये जब नया बनेगा तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा और ये बेहतर अंदाज से, क्योंकि ये रास्ता, क्यों जरूरत महसूस हुई है इसकी? ये असल सब्जी मंडी इसकी असल वजह थी। इसको बनाने की असल वजह ये थी कि ट्रक्स लग जाते थे सब्जियों के सुबह को, और जो लोग इस तरफ के रहने वाले थे उनका शहर से राब्ता कट जाता था, क्योंकि ट्रक आपको जगह नहीं देते थे। जगह नहीं। अब तो उससे 3 गुना आबादी ज्यादा हो गई। अब गुंजाइश, आबादी को उतनी सब्जी चाहिए, आबादी को उतनी ट्रैफिक चाहिए, उतना नहीं, अब आम तो तरफ मंडी चाहिए। से बाहर तक कितनी रेडियां लगी होती है सब्जी। नहीं, रेडियो और चीज है। नहीं, रास्ता बंद करने रास्ता की, बंद होता encroachment रास्ता की मैं बंद बात होता कर तो रही उसको हूँ। एक फ्लाईओवर दे दिया गया था। नहीं, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे बात नहीं करना चाह रही, वो रेडियो पे करेगी बात। नहीं, मैं उसमें वो भी बात अच्छा कर ट्रक्स पे करेगी। बात आप नहीं जितनी करेगी मर्जी वो। बात करें उसने आ जाना ना उधर ही, हाँ, मैं उससे नहीं खारक बात भी आ कर जाना उसने, हाँ, वो आप वही जितनी मर्जी खारक बात से करें। गुजरना है भाई रोजम ने। मैं उसकी भी बात करूंगी, आप जितनी मर्जी हाँ, बात तो ये फ्लाईओवर जो है, ये पहला मतलब इसको फ्लाईओवर कहा गया था। इससे पहले पुल बनते थे, शेरपाव ब्रिज बना, वो उससे पहले के बाद थी। लेकिन वो एक फ्लाईओवर, एक रास्ता अलग से जो देना था वो दिया गया था, और ये मेरा ख्याल है नया बनेगा। बाकी भी जो खस्ता हाल है उनको दोबारा से बनाने की ज़रूरत होती है। आबादी बढ़ती है तो फिर उनकी गुंजाइश उनकी बनानी पड़ती है। अगर इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अगर दातागंज बस टाउन में ये काम कर ही रहे हैं तो चलें इधर भाटी चौक की तरफ भी कोई ऐसा काम करे, क्योंकि वहाँ पे भी स्पेशली आज के दिन, जुमेरात के दिन, सिपरा साहब वहाँ पे बहुत गुजरना मुश्किल हो जाता बहुत है। रश होता है। तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की मैनेजमेंट, दूसरे ट्रैफिक शहरों से भी मैनेजमेंट लोग के आते लिए हैं जो ना है ज़्यादा। आते हैं, लोग आते हैं, बसेज आती हैं, बाकी ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए भी कोई आसानी पैदा करनी चाहिए और उनके लिए भी कोई रास्ते नए बनाने चाहिए। कोई एक फ्लाईओवर मेरे ख्याल है अब भाटी चौक पे भी उसकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल होगी, शायद पाइपलाइन में हो ये चीज़ें भी, या आपकी वजह से पहुंच गई हो। पाइप में चेक करते हैं जी शायद सिपरा साहब। देखें, गुंजानाबाद इलाका जिस तरह भाई साहब जिक्र कर रहे हैं, उसके अतराफ में तो आपको बादामी बाग, खोखर रोड, दाता नगर की खुद इतनी बहुत बड़ी आबादी है। और सिर्फ अब सब्जी मंडी नहीं रह जाता, फिर आपके पीछे जो बादामी बाग का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत जो heavy रात के traffic वक्त होती में है, बहुत हेवी ट्रैफिक। वो भी वही यूज़ करती है, और उसके बाद उसने रिंग रोड से और उसके बाद बाबू साबू और ये वाला सफ़र करना है।
तो मेरे ख्याल में जहाँ नई चीज़ें बन रही थी, नए इफ्तिताह हो रहे थे, कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो रहे थे, वहाँ अगर पुराना और अच्छा, मुशीदा मुझे खुशी ये चीज़ चीज़ों की की तरफ होती है कि ध्यान आ उनकी गया। नज़रों से ओझल कोई मामला नहीं है। होना भी नहीं चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटर तो इसी चीज़ का नाम है ना, कि अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन इसी हम को देखते कहते हैं। हैं मतलब हुकूमतें आपकी जो चीदा खुसूसियात होती है, चीदा चीज़ें जहाँ पर नॉर्मली आपने नहीं तख्तियां वो लगाई, चीदा कुछ चीदा ऐसे होता ये है ना, मैं पीछे आपको जाके बताता काम। हूँ, होता है ऐसे है ना, चीदा चीदा किस तरह होता है कि हाई साहब ने इलेक्शन लड़ना है दाता नगर से, हाई साहब दरखास्त लेके आ जाएंगे जी मेरे इलाके बना मेरे दो, इलाके ही बना दो। सीएम साहब जी कुछ करो। मैंने लड़ना है बाबू साहब वो आ जाएंगे जी इतनी गुजर हो रहा है जी इतने बना दो। बस, आपने वाकई समनाबाद ऐसे। में लड़ना है तो वहां से आ जाए। पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है उसमें इस तरह की चीजें चल रही होती बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैं। उसमें वोट बैंक को बनाने के लिए, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सारी चीजें होती है, लेकिन निगरान सेटअप में इस तरह की चीज नहीं होती। निगरान सेटअप में तो आप अवामी फलाह को देख रहे हैं ना, अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबा बन रहा है उससे उन लोग कितने लोगों को फायदा हो रहा है, इससे कितने लोग मुस्तफीद हो जाएंगे, उसको देख रहे होते हैं। तो उसकी बुनियाद पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट और नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट में अगर आप फर्क करके देखेंगे तो फिर आपको नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम आपको ज़्यादा नज़र आएगा और लोग उसको अप्रिशिएट करते भी ज़्यादा नज़र आएगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से अब इस टेन्योर में जिस तरह काम की आदत हो चुकी है, लोग जिस तरह से एक्टिव हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, आगे जाके बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये चीजें होंगी। लाहौरियों को आदत पड़ गई आमिर भाई कि अब हर रोज ये वाली रोड बनेगी, अब ये काम होने जा रहा है, अब ये काम होने जा सिर्फ लाहौरियों को नहीं, अभी आपने वो ब्रेकिंग की थी अली रामे की, रहा है। हाँ बिल्कुल ये जो 2600 किलोमीटर जो है रोड्स बन रही हैं, ये लाहौर में नहीं बन रही। बिल्कुल। ये लाहौर से बाहर जितने अजला हैं उन साथ तमाम उसकी रोड की वाइडनिंग उनको देखना, ये शायद सिपरा की बात बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उस पर अपना पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। उन्होंने अपने एमपीएस को खुश रखना होता है, अपने वजीरों को खुश रखना होता है, अपनी पार्टी के लोगों को खुश रखना होता है, अपने पार्टी के सरबराहान को खुश रखना होता है। तो वो बढ़ते 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 जब गरीब तक आती है तो वो गोश्त की प्लेट दाल की प्लेट बन जाती है। लेकिन जब आपके पास ऐसा सेटअप हुए और जो काम करने वाला जो कि इससे माजी में हमने इसको तजर्बा नहीं किया था, कोई इस तरह का मुतहरिक निगरान वज़ीर आला कभी था और इस तरह से कभी काम नहीं हुआ था कि 6 वज़ीरों के साथ पूरा सूबा चलाया जाए और उन वज़ीरों को भी तनख्वाह ना दी जाए, उनको पेट्रोल का खर्चा ना दिया जाए, वज़ीर आला खुद भी कोई पेट्रोल का खर्चा ना ले, ना तनख्वाह ले, ना चाय ले, ना पानी ले। तो वो पैसा, अब मैं उस दिन भी आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के कह रहा था कि लोग इस बात पे हैरान है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। कहाँ से रहे? तो मैं ये कह रहा था कि ये वो पैसा है जो आपके सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इसलिए रोके रखते हैं कि जब कोई वक्त आएगा तो किसी एक जगह पे आपको लॉलीपॉप दिया जाएगा छोटा सा, आपको खुश किया जाएगा, आपको मंसूबा दिया जाएगा, ठेकेदार को ठेके के पैसे देंगे, उसमें से कमीशन लेंगे, जो माजी में हुआ, बिल्कुल ऐसे जो परवेज इलाही गवर्नमेंट ने किया कि पहले से ठेके साइन करके पैसे भी जारी करवा दिए, काम शुरू ना करवाया। मुझे बताएं तो निगरान हुकूमत ने वो पकड़ लिए ना सारे के सारे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसी तरह से होएगा। मजीद फ्लाईओवर बनने चाहिए। अभी अकबर चौक का इन्होंने जिक्र किया था कि मैं शायद वहां से आता हूँ, तो वाकई में आते हैं, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, लोग बात करते हैं। नहीं जी, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टाइम का कंपैरिजन करें उस टाइम पे और इस टाइम पे, यकीन माने अच्छा खासा। और फिर आप जब सुकून से आते हैं ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है जहाँ कहीं ट्रैफिक होती है ना, मेरे असाब पे सवार हो जाती है। घर जाओ तो अजीब सी टेंशन होती है। चले जी, ये अच्छे इकदाम हैं, आगे भी ऐसे होते रहेंगे। आप लोग जो है वो शुक्र अदा करें और दुआ करें कि कुछ आगे भी ऐसा ही हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। लाहौर में 23 स्मार्ट थाने पहले फेज में मुकम्मल होंगे। रिवायती थाना मरलावार स्मार्ट पुलिस स्टेशन में मंसूबा जो है उसमें तब्दील किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती, मैंने कल भी बात यही की थी कि स्मार्ट थाने बनाने से बेहतर है पहले ये थाना कल्चर में तब्दीली, रवैयों में तब्दीली। बहुत शिकायतें इस चीज़ की आती हैं। आप पुलिस स्टेशन स्मार्ट बना देंगे, लोग वहाँ पर जी शायद से तरह सा देखिए, मेरे ख्याल में आप किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन मैं आपकी जो तजवीज़ है, ये जो राय है, इससे इख्तलाफ करता हूँ कि एक खूबसूरत इमारत होगी अगर SHO के लिए एक अच्छा कमरा होगा, अगर मुहर्रर के लिए एक अच्छा कमरा, IO के लिए अच्छा कमरा होगा, और आने वाला जो साइल है उसको एक अच्छी बिल्डिंग नज़र आएगी, तो वो इम्प्रेशन जो है वो शायद अच्छा पड़ेगा। आमिर भाई एक मिनट, मैं पहले आमिर भाई की तरफ आती हूँ। जो आपने रवैया की बात की, आमिर भाई की तरफ में आती हूँ। जी आमिर भाई, आप मुझे बताएं। देखिए, पहले तो मैं साकिब निसार साहब वाली जो आपने हाँ जी, जरूर किया, उस पर सिर्फ छोटी सी एक अर्ज करना चाहूँगा कि मुझे ये हैरानगी हुई सुन के कि उनके घर पे कैमरे नहीं लगे हुए। उनके घर पे कैमरे नहीं लगे हुए, तो ये इतने करोड़ों की कोठियाँ हैं, लाखों के लोगों की अपनी जो है अमलाक हैं,
और उस पर अगर आप कैमरा भी नहीं लगवाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप अपने साथ ही ज्यादती करें। आप पुलिस की भी हेल्प कर सकते हैं, और अगर कैमरे लगे होते हैं उस गली के अंदर तो मेरा ख्याल है वो बहुत सारे मामला जो थे वो हल हो जाते थे। दूसरा आगे आ गया स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बात, तो ये मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पुलिस स्टेशन की हालत ज़ात बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मुझे क्योंकि अंदाजा है शादमान में जो हमारा दफ्तर था जेल रोड के ऊपर, खतरनाक तरीन इमारत थी, बाहर से देखो तो भूत बंगला लगता था, ऑनेस्टली रिश्ता बाइक वगैरह गिरी। उस थाने के बेचारे के वाशरूम हमारे खिड़कियों से नजर आया करते थे, और मुझे 2-4 दफा क्योंकि नमाज हम वहीं पे पढ़ते थे तो जाने का इत्तेफाक हुआ, तो महाराज जिस कमरे में बैठा होता था ना, मैं कहता था इसकी ज़हनी हालत कैसे ठीक रह सकती है, ये सारा दिन में इस कम लाइट के अंदर बैठ के ये अपनी वो लिख रहा होता है, और उसके इर्द गिर्द जो बेंचेस हैं उनके ऊपर कील लगे हुए और वो टूटे हुए, और उसकी जो कुर्सी है उसके अंदर खटमल, वो शायद वो बेचारा खारिश ही करता रहता है, तो उसकी जब तक हालत चलिए मान लेते हैं बात, सीएम साहब ने खुद समनाबाद वाले थाने का तो दौरा किया था, वो तौबा कर रहे थे। अब आ जाएगा स्मार्ट थाने बनाने से पुलिस स्मार्ट क्या हो जाएगी। देखिए तुर्की से शहबाज शरीफ के दौर में जब वो वज़ीर आला थे, वफ्द को बुलाया गया था और उन्होंने सबसे पहले जो बात कही थी, उन्होंने कहा था इनकी टाइमिंग्स कर दें। आप 24 आवर एक मशीन को नहीं चला सकते हैं, उसको रेस्ट की टाइम भी कम किया है, अब टाइम भी कम कर दिया। अब इसका उन्होंने कहा था 8 घंटे की शिफ्ट कर दें, आपने की नहीं ना, की अभी तक नहीं ना। 8 घंटे की शिफ्ट, क्या एक थाने में एक SHO है कि 2 हैं? मुझे ये बता दें। नहीं है, एक ही SHO है। मुझे सिर्फ ये बता दे, अगर आवाम की रसाई सीधी SHO तक होगी नहीं तो क्या फायदा है? क्यों नहीं होगी? नहीं है, अभी तक तो नहीं है। नहीं है अभी तक। आमिर भाई नहीं है, आजकल तो है। 3 फोन मुझे परसों आए हैं कि SHO साहब बात नहीं सुन रहे हैं किसी से। मैंने फिर इरफान को कॉल करके, थाना सब्जाजार में हमारे ऑफिस का एक बच्चा था जिसको ड्राइविंग लाइसेंस ना होने SHO साहब बात, SHO क्यों बात सुने जिसको तो आपने पकड़ा इस मसले में है, तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। नहीं होना चाहिए, उस पर तो FIR भी होगी। तो बाद SHO साहब नहीं ना बात सुनते तो सही करते हैं इस मामले में। ये तो मैं कहता हूँ लाइसेंस बनवाओ मियाँ। तो इस पे आप कम उम्र हो, आपको पकड़ लिया तो मैं तो नहीं फोन करता, आप बदतमीजी करें, आप पैसों का मुतालबा करें, मैं तो फोन नहीं करता हूं, ठीक है, मैं तो फोन नहीं करता हूं आपसे, ये सब इल्जामात हैं। मुझे पता है, मैं भी इसी शहर में रहता हूं, मैंने तो गाड़ी के ऊपर प्रेस नहीं, कभी मोटरसाइकिल के ऊपर भी नहीं लिखवाया था जब मैं वो चलाता था, मेरी गाड़ी के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ कभी किसी को आप वायलेशन ना करें, आप वन वे ना काटे, आपको नहीं रोकेगा। कहते ये मुतालबा करते हैं, मुझे सामने लेके आए ना कि उसने मुतालबा किया तुमसे, होता होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे थानों में पैसे नहीं मांगे जाते, सारे के सारे पाक साफ हैं, शायद की तरह मेरे जैसे गुनाहगार भी इसी के अंदर शामिल होंगे। सारे तो नहीं ना होंगे नेक और परहेजगार और लोगों के बिल अदा करने वाले, सारे तो नहीं होंगे। मेरे जैसे गुनाहगार भी होंगे, वो पैसे लेते भी होंगे। लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर IG, मैं उन पर हमेशा तनकीद करता हूँ, लेकिन ये काम ठीक है कि उन्होंने पुलिस को ज़्यादा पहले से ज़्यादा विजिलेंट कर दिया है, मुतहरक कर दिया है। SHOs के टाइमिंग्स हैं, थानों के बाद उनके नंबर्स लिखे हैं, अगर नहीं अटेंड करते हैं फिर आप पुलिस हेल्पलाइन है, फिर उस पर चले जाएं। आपकी रसाई बहुत हद तक, लेकिन IG साहब से ये है कि काम की फॉलोअप भी लेना शुरू कर दें, हर इलाके की बुनियाद पर मीटिंग करें और किसने पूरे कितना पंजाब में करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं तो फिर ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये जो थाना कल्चर की तब्दीली है, ये ख्वाब पता नहीं कब शर्मिंदा ताबीर होगा। बाकी रह गई स्मार्ट थाने बनाने की बात, ज़रूर होना चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन इस तमाम फैसिलिटीज़ के बाद आवाम को सहूलत ना मिले वो अफसोसनाक है। उसका फीडबैक IG साहब खुद भी लें, मॉनिटरिंग करें ताकि आवाम को भी सहूलत मिल सके। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम हेडलाइंस के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। हम जितनी मर्जी दौरे जदीद की बातें करी जाए, जिद्दत आने की बात करी जाए, मॉडर्नाइजेशन की बात करी जाए, लेकिन कुछ हमारी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से पहलू ऐसे हैं कि हम जिद्दत के बावजूद भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें हम अपनी सोसाइटी को भी जिम्मेदार करार दे सकते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बातें करना शुरू कर देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लव मैरिज पर बात करने वाले हैं। पसंद की शादी हमारा दीन इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप शादी से पहले ज़रूर अपनी बेटी से पूछें, और मिसाल भी कायम करके दिखाई, अपनी बेटी से उनकी मर्ज़ी भी तलब की। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं जी फ़लाँ के बच्चे ने तो पसंद की शादी कर लिया, फ़लाँ के बच्चे ने तो ये कर लिया है, उसने तो भाग के शादी कर लिया। भाग के शादी कोई क्यों करता है? जब आप तंगी कर देंगे, मजबूरी किसी के लिए कर देंगे
तो फिर बच्चे बागी हो जाते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं सोसाइटी की जो मेरे ख्याल से हम जिद्दत के बावजूद भी इनको ख़त्म नहीं कर पा रहे। ऑल्दो बहुत सारे लोग इसके हक़ में हैं, बहुत सारे पेरेंट्स खुद अपने बच्चों की मर्ज़ी पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इजाज़त देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शाहीन साहब हमसे सेशन कोर्ट से ऐसे खबरें शेयर करते हैं कि जी पसंद की शादी पे ये हो गया, पसंद की शादी पे वो हो गया, दोनों ख़ानदानों में लड़ाई झगड़ा हो गया। सो आज हमने आपको बताना है कि अगर पसंद की शादी करते हैं आप, आपका बच्चा करना चाहता है, तो दीन इस्लाम की इस पर क्या, दीन इस्लाम की रोशनी में क्या हिदायत हैं, और उसके साथ साथ हमारा कानून किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट पे हमारे साथ माहिर कानून मौजूद होंगी। डॉक्टर आबिदा खालिक साहिबा ने ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास मिसालें मौजूद होंगी पसंद की शादी करने के लिए लोग कोर्ट का रुख करते हैं। अब कोर्ट मैरिज का जहाँ पर जिक्र आता है ना, लोग वैसे ही उसको बुरा समझने लग जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। अच्छा इसने कोर्ट मैरिज किया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या वाकई ही कानून इसको, अगर कानून तो प्रोटेक्शन देता ही देता है ना, सोसाइटी उसको अच्छा नहीं समझती है। सो कोर्ट मैरिज अगर कोई करने आता है तो क्या प्रोसीजर उसका होता है? देखिए, कोर्ट मैरिज असल में तो मैरिज तो अलग चीज़ है ना। ये कोर्ट में तो एक स्टैंप लगती है जिसमें उसको रिकग्निशन मिलती है। इसका कतन में ये मतलब नहीं होता कि जो वकला हजरात हैं वो कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे मैरिज हो जाती है। नहीं, जो शादी है वो एक अलग बंधन है, और उसके बाद ये है कि हम उसको लीगलाइज कर देते हैं, उस पर एक स्टैंप लगा देते हैं, जिसके बाद उनको लॉ की एक सपोर्ट मिल जाती है, जिसमें उनके राइट्स जो है ना उनको सिक्योर किया जाता है। लॉ का काम होता है राइट्स को सिक्योर करना। सो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक पूरी एक डिटेल, और मतलब जैसे हमारी सोसाइटी को हर तरह की एक तरबियत की ज़रूरत है। इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि इसमें हमें ओवरऑल एक अवेयरनेस जो है उसकी ज़रूरत है कि शादी जो है वो असल में अगर कोई किसी को पसंद करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो कर दी जाए। और बिकॉज़ हमारा जो दीन है हम वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मना करता, बल्कि इजाज़त दी गई है। और हदीस के अल्फाज अच्छा, कुछ हर्डल्स ये आती हैं, आई एम सॉरी, पेरेंट्स इस वजह से नहीं शादी कर रहे होते हैं कि अभी एज का जो होता है, बच्ची की उम्र छोटी होती है, या फिर आपको सम टाइम ये भी इशू आ रहा होता है कि मज़हब का डिफरेंस भी होता है। यानी हम एज वाले इशू पे बात कर लेते हैं। उस पर अगर कोई कोर्ट मैरिज करने आए तो एज की रिस्ट्रिक्शन आप लोग देखते हैं या नहीं देखते? नहीं, उसमें ये होता है कि हमारा जो इस सारे लीगल सिनेरियो को डील करता है ना, वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961। उसके अंडर हमारी जो बच्ची है, जो गर्ल है, उसकी एज होएगी 16 और बॉय की होएगी 18। ठीक है। उसके बाद ये हाइड किया जाता है या कुछ भी इस तरह से एज को, लेकिन एक प्रिस्क्राइब्ड एज है जिसके अंदर आप निकाह कर सकते हैं। तो ये इस एज के बाद मतलब जाहिर है कि निकाह जो है वो वैलिड हो जाता है, और उसकी वैलिड निकाह की जो ग्राउंड है उसमें यह है कि हमारे तो मतलब इस निकाह को और इस चीज़ को बहुत इजी ये चीज़ है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है कि एक म्यूचुअल कॉन्सेंट है जिसको हम लीगलाइज कर देते हैं। और इसमें मैं अगेन जो बात मैं पहले कर रही थी कि प्यारे नबी ने ये कहा है कि वी हैव नॉट सीन एनीथिंग suitable for love other than marriage। So तो मतलब ये बंधन इतना खूबसूरत होता है, और ये एक मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया है, और डिवोर्स को नापसंद तरीन फरमाया है। तो ये है कि इसको हमें डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। प्लस ये कि इसको लीगलाइज करने के लिए ये जो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कही जाती है कि जी कोर्ट मैरिज हो जाएगी तो मतलब एक कोई बहुत ही बड़ी अच्छा, नॉर्मल शादियों में हमारे यहाँ रिवाज होता है ना कि हमारे पास पूरा एक पेपर होता है, निकाहनामा होता है, जिस पे बहुत सारी शराइत पे लिखी होती हैं। सो कोर्ट मैरिज के लिए भी अगर कोई आता है तो वो तमाम शराइत, वो तमाम चीज़ें, लड़की का साइन वगैरह कराना। मैंने पहले अपनी इस डिस्कशन के आगाज़ में ये कहा है कि निकाहनामा वही है जो हर जगह होता है, ठीक है, उसी को ही साइन करना होता है। वो ये जो लड़का लड़की हैं ये किसी मौलाना के पास अच्छा, पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम तो इस निकाह को मानते ही नहीं है। नहीं, ऐसे ये तो यही ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे सोसाइटी के बाकी प्रॉब्लम्स की तरह से है कि हमें नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ का कि कोर्ट मैरिज हो रही है या
यानी इस तरह की कोई भी पसंद की शादी हो रही है तो पेरेंट्स को वहाँ पे ही बच्चे को जब आप ग्रूम कर रहे होते हैं तभी आप समझाएं कि ठीक है आप पसंद की शादी करें, आप ज़रूर करें और इस चीज़ को फेवर करना चाहिए बच्चे को। लेकिन उसमें यह है कि हमारी फैमिली की ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको तुमने फॉलो करते हुए अपना ये जो है एक तुमने अपना जो लाइफ पार्टनर है उसको चूज़ करना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और बल्कि मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है इस बात से कि भाई तुम्हारी आजकल तो लोग एक्चुअली इतने परेशान हैं रिश्तों की वजह से, मतलब लोग, ये एक ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से। अगर आपकी बच्ची या आपका बच्चा खुद पसंद करके आपको बता रहा है, आप ज़रूर वो देखें कि अगर आपकी बच्ची के मुताबिक बच्चा है या नहीं है, वो आपको इश्यूज ज़रूर होते हैं लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है अच्छे तरीके से। यही बताना चाह रही हूँ कि लास्ट 2 इयर्स में जो एक सर्वे किया गया है जिसमें 60% पाकिस्तान में डिवोर्स रेट है और उसमें ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली अरेंज मैरिजेस जो है ना वो उसमें डिवोर्स आई है। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं ना, एक तो म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी होती है, उसके बाद जब आपने ये इनिशिएटिव लिया होता है बच्ची ने या बच्चे ने, तो उन्हें पता होता है कि हमने सेटल करना है, हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो ये वो एक पाथ है जो अपने लिए चॉइस करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स तक शिकायतें नहीं जाती। और उसके बाद हमारी जो सोसाइटी में अभी करंटली जो एक प्रॉब्लम चल रहा है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये इस तरह की जो बातचीत है उसको भी काफ़ी हद तक हम सेटल कर सकते हैं कि जब आपने स्टार्ट में ही बच्चे को ये इजाज़त दे दी है कि आप अपनी पसंद का पार्टनर चूज़ कर लो और उसके बाद फिर उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी अपनी पसंद होती है, उनको पता होता है कि मेरी जो एक कंपैटिबिलिटी है वो किस इस सामने वाले के साथ अच्छी है या मैं चल सकता हूँ लाइफ में कि नहीं चल सकता। ये वो सारी बातें हैं। अभी इस सोसाइटी के इस सिनेरियो को सामने रखते हुए मैं ये समझती हूँ कि हमें पेरेंट्स को हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनकी क्या सोच है और उसके अकॉर्डिंगली शादी कर देनी चाहिए बिलाशुबा। अच्छा, मैंने तो कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, हालांकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरियाज में अगर गाँव वगैरह में हम देख ले तो होता है, लोग जात पात के वो उसमें आकर लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं, कत्ल भी होते हैं फैमिली में अगर इस तरह से कोई शादी हो जाए। सो कोर्ट क्या प्रॉपर प्रोटेक्शन देती है लड़की लड़के को? अगर कोई धमकियां दे रहा है कि हम मार देंगे हमारी बेटी को, तुम छोड़ दो, सो इसमें किस तरह से फिर तहफ़्फ़ुज़ होता है? देखिए, साइमा रोकड़ी केस आया था हमारा 1997 में जो पहला केस था जी, उसमें डिसीजन आसमा जहांगीर ने केस किया था। उसमें डिसीजन में ये आया था कि अगर लड़की सेन है और एडल्ट है तो उसको राइट है कि वो शादी करे। और उसके बाद से हमेशा से ये चीज़ क्लैरिटी के साथ हमारे पाकिस्तानी लॉ में है कि अगर वो समझदार है, सेन है और वो एडल्ट है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। इसके बाद लॉ प्रोटेक्ट करेगा, उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और मतलब जो राइट ऑफ लिव और जो भी आपका राइट है, जो बेसिक राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। जो लव मैरिज की, जो आप कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं अगेन ये बता रही हूँ कि जो मैरिज है वो तो हो जाती है कहीं पे, लेकिन उसके बाद उसको लीगल शेप देने के लिए कि आपको आपके राइट्स मिल सकें, आप कोर्ट से जाके उसको रजिस्टर करा देते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये कोर्ट मैरिज है। ठीक है, यानी उस पर कोई इशू नहीं है एज सच। हम जो अपनी सोसाइटी में समझते पता नहीं कोर्ट मैरिज हो गई तो ये एक डिफरेंट तरीके कार होगा, वही निकाहनामा होता है, वही चीज़ होती है, बस आपने उसको एक लीगल वे में जो है वो रजिस्टर कराने के लिए आप कोर्ट का सहारा ले लेते हैं। अच्छा जी, क्या कोर्ट मैरिज के बाद कुछ आपको लगता है कि ऐसे इश्यूज आते हैं कि बार बार क्योंकि अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ये वाला इशू आ गया, वो वाला इशू आ गया, पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये तो निकाहनामा सही है ही नहीं, फेक था, सो इसको किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? देखिए, निकाहनामा तो निकाहनामा होता है, फेक नहीं होता, ठीक है, या होता है या नहीं होता। और उसमें ये जो इश्यूज आते हैं कि वो तो हमारे यानी देखिए ना, जो हमारे वायलेंस के इश्यूज है ना उसमें कंसिडर किए जाएंगे ना, कि अगर आप यानी जिसके साथ आपने शादी की है एज अ मेल उसको प्रोटेक्शन दें, उस लड़की को जिसको आप अपनी वाइफ बना कर लाए हैं, तो फैमिली अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो उसको एक्सेप्ट कराना और ये सारी चीज़ जो है कि ज़ाहिर है कि अगर आप उसको मेन वाइल कहीं साइड पे रख रहे हैं तो उसकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ का ख्याल रखें। हाँ, इसमें जो झगड़े आते हैं वो पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ये झगड़े ना आए ना दोनों बोथ साइड से। बाकी अगर आ जाते हैं तो उनको
अगेन ये वाले राइट्स जो मैं आपको कह रही हूँ कि बेसिक राइट्स हमें मिले हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम डील कर सकते हैं। सही सही। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स तंग कर रहे हैं या आपको फैमिली की तरफ से धमकियां मिल रही हैं तो ये लॉ आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है उस पर एज सच। लेकिन हम इस चीज़ की हौसला शिकनी कर रहे हैं ना कि इस नौबत की ज़रूरत ही नहीं आनी चाहिए। ये फैमिली के मामलात है, अगर इनको फैमिली में ही अच्छे तरीके से सेटल करके सॉर्ट आउट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। कोई मैसेज अगर आप पेरेंट्स को देना चाहें? पेरेंट्स को मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जब आपको अल्लाह ताला औलाद की शक्ल में एक खूबसूरत नेमत से नवाजते हैं तो आपको उनको पूरी तवज्जो के साथ ग्रो करना चाहिए। उनकी ग्रूमिंग में उनको ये समझ और अकल पहले से ही दे दें कि हमारी फैमिली के क्या नॉर्म्स हैं, हमारी सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, हमें क्या पसंद है। बच्चे को वही चीज़ वो अपने अमल में लेकर आता है जो उसने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है। एग्जैक्टली। तो जो वही काम वो अच्छा काम करके उनको दिखाएं ताकि उनके सामने एग्जाम्पल हो और बच्चे को ग्रो ही इस तरीके से करें कि वो ये प्रॉब्लम्स लाए ही ना। और अगर पसंद ज़रूर शादी करे, बल्कि बहुत अच्छा है कि वो पसंद की शादी करे, और उसके बाद ये है कि वो उनके अकॉर्डिंगली कर ले तो बातें तो बहुत अच्छी हो सकती हैं। और बहुत सी ऐसी हमारी सोसाइटी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पेरेंट्स ने अच्छा ग्रो किया है और बच्चों ने अगर पसंद की शादी की है तो बहुत अच्छे तरीके से रह भी रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे खुद आती है। आपको अपने बच्चों की राय को अहमियत देनी चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए ताकि ये मसाइल ही ना हो। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और मेरे ख्याल से इसके बाद आपके पास कोई जवाब, कोई बात नहीं रह जाती है जब आपका दीन खुद आपको एक चीज़ की इजाज़त दे रहा है। कानून क्या कहता है वो तो हमने अपने प्रोग्राम के पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया। दीन इस्लाम पसंद की शादी के हवाले से क्या अहकामात देता है, और अगर आपका बच्चा या बच्ची अपनी पसंद का इजहार करते हैं, आपके पास उसको नाम मानने के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, तो उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रास्ता तो निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारा दीन इस पर क्या कहता है? हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर अल्लामा एहसन उवैस साहब। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पसंद की शादी बहुत अहम टॉपिक है, बहुत सारे लोग इसके हक में हैं, बहुत सारे लोग, अगर सोसाइटी में एक आम सर्वे करें हम, इसको हम मॉडर्नाइज लोगों के साथ जोड़ते हैं कि अच्छा वो लोग कर सकते हैं जिनका और किस्म का सेटअप है, हम लोग तो बिल्कुल नहीं ये कर सकते हैं। दीन तो सबका एक ही है, मानने वाले तो सब उसी खुदा के हैं, अहकामात तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। दीन इस्लाम की रोशनी में पसंद की शादी को कैसे देखा गया है? जी, इस्लाम जैसे दीन फितरत है, ये नेचुरल रिलीजन है, तो फितरत के अंदर पसंद और नापसंदीदगी का एक इंसानी तबीयत के ऊपर मिलान है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फितरी अल्लाह और इस्लाम को फितरत से हटकर नहीं पेश किया जा सकता। और दूसरी बात जो आपकी नौइयत है कि इसके ऊपर कुछ लोग तो इसको तस्लीम करते हैं और इसको मॉडर्नाइजेशन के साथ या मॉडर्न क्लास के साथ उनकी क्लास और है, वो कर सकते हैं बेटा, हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है, इस तरफ जो है वो बच्चे माँ बाप के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ और अदब और रिस्पेक्ट के अंदर ज़्यादा अपने आप को डोमेन में समझते हुए उनकी परवरिश की जो खैर पड़ती है मोहब्बत की, उस वजह से अपने आप को उनके एहसान मंद समझते हुए खामोशी इख्तियार हो रही होती है। असल में इन दोनों में एतदाल का मॉडरेट वे है जो इस्लाम ने हमें अता फरमाया। एक हिस्सा तबका वो है पसंद की शादी का जो उर्फी माना है कि जो जिसे पसंद किया जाए उससे शादी की जाए, मगर हमारे यहाँ जो लव मैरिज या पसंद का जो माना रखा गया है वो बिगाड़ दिया गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे पहले मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। बिल्कुल वो बिगाड़ दिया गया है। एक ने बिगाड़ा ऐसे कि अभी शादी हुई नहीं तो पसंद के माना के अंदर उसको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में और खराबी की तरफ ले जाया गया और उसको रिलेशनशिप का नाम देके खराबी की तरफ किया गया। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये है, वो थोड़ा सा हेली स्टाइल लगता है कि जिसकी शादी है उसने नहीं देखा या उसे पता ही नहीं है और सारे लोग देख रहे हैं। ये चीजें भी इस्लाम में जायज नहीं। अब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद में पहले तो शादी को समझने के लिए 2 आयतें पेश करता हूँ। जरूर। सूरा अर-रूम है और कुरान मजीद फुरकान हमीद में, और उसकी आयत नंबर 30 है मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा
फरमाया ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही जिन से जोड़े पैदा किए हैं, फितरत रखी है और कशिश रखी है सिनफ मुखालिफ के लिए, ताकि तुम अब वो कौन से जोड़े हैं, तुम उनसे क्या हासिल करो, तुम उनसे सुकून हासिल करो। यानी कि जो रिश्ता है निकाह बन रहा है, ये सिर्फ रिश्ता नहीं होता, ये रिलेशनशिप नहीं होता। जब ये शरी तकाज़े और हुदूद के अंदर बनकर जायज रिश्ता बन जाता है तो ये रिश्ता तस्कीन है, सुकून है, और फिर ये रिश्ता मबद्दत है। फिर इसी को रब ने फरमाया ये रिश्ता रहमत भी है। अब और उससे अगली बात जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें पेश फरमाई है, और उसकी असल सूरह अन-निसा शरीफ की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमा दिया, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, उन औरतों से निकाह करो जिन्हें तुम पसंद करते हो। पसंद से मुराद देखना है। अब इसमें एक और बात आएगी, हाँ तो मर्द की डोमिनेशन की बात तो आ रही है, नहीं, ये उर्फ आम में वही बात है जैसे कुरान में नहीं आया सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि सब मोमिन औरतें भी आपस में बहने हैं। हाँ, तो इसी तरह जिस तरह मर्द को पसंद करने की इजाजत है, खातून को भी अपनी पसंद और नापसंद की इजाजत दी गई है। और ये भी आका अलैहिस्सलाम की फरामीन से साबित है। हुजूर की सीरत को देखें तो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपना रिश्ता निकाह के लिए खुद पैगाम भिजवाया था हुजूर की बारगाह में। ठीक है, इसी तरीके कार से उससे भी पहले जाए, शुएब अलैहिस्सलाम जो नबी हैं अल्लाह के, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का पैगाम निकाह खुद अपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दिया। अब हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है ना कि लड़की वाले खुद उठ के कह रहे हैं कि भाई हमें तो आपका लड़का पसंद है, या मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है। इसको तो सोसाइटी बहुत बुरा समझती है। ये शरीय एतबार से दुरुस्त चीज़ है। कुरान ने जब कहा उन औरतों से निकाह करो जिन्हें तुम पसंद करते हो, अब पसंद के हवाले से बता दिया, पसंद होना और चीज़ है, इसी को लव कहा गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो माना रख लिया गया हमारे यहाँ रिलेशनशिप के हवाले से, उससे क्या कुछ खराबियां, किस कदर दरवाजे गलत खुल रहे हैं, ये इस्लाम की दीन से दूरी का असर है। बिलाशुबा। और दूसरी तरफ भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि इधर जो है वो उनको वो मौका पसंद नापसंद का नहीं दिया जाता। अच्छा, किसी सूरत में बेटों को तो फिर भी वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बेटियों को मौका नहीं दिया जाता, और इसका नाम दिया जाता है शर्मो हया का। शर्मो हया। फिर आपकी सोसाइटी क्या कहेगी, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा, फलां रिश्तेदार क्या कहेगा कि इसने खुद मुंह से कह दिया। ये चीजें बड़ी परेशान। अब इसमें तीसरी बात जो पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह रसूल से बढ़कर कोई हया वाला नहीं। बेशक, बेशक। अगर हम उनको मानते हैं, माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप को हुकूक भी अल्लाह रसूल ने दिए, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ पलटना चाहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक उनकी कनीजा थी, उनका नाम था बरीरा, आले बैत की उनकी खादिमा थी बरीरा। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई फहम व फरासत वाला, अक्ल व दानिश वाला, बेनिश वाला, हुजूर ने उनसे फरमाया कि फलां शख्स आपसे निकाह करना चाहता है, पैगाम निकाह दिया है, आप चाहती हैं? अब उनका बयान सुने बरीरा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अर्ज करने लगी, हुजूर आप हुक्म फरमा रहे हैं या मशवरा दे रहे हैं? फरमाया मैं मशवरा दे रहा हूँ। या रसूलल्लाह मुझे कबूल नहीं। फरमाया ठीक है। आका अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी मसला नहीं बनाया कि मेरी बात का इनकार कर रहे, मैं नबी हूं, मैं जो देखता हूं तुम तो नहीं देखती। इसी तरह एक और सहाबिया हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अब वो सहाबी रसूल ही होंगे ना जिनसे निकाह हुआ होगा उस दौर के मुसलमान। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बू जी ने मेरे चचाजाद के साथ, अपने मेरे चचाजाद के साथ मेरा निकाह कर दिया है पैसों के एवज के, वो मालदार है, ताकि उसके जरिए वो माल जो है ना अपने आप को असूदगी हासिल कर सके। क्या दुरुस्त है? मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। हुजूर ने फरमाया तुम रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? आका अलैहिस्सलाम ने बार बार पूछा, तो हुजूर ने उन पर छोड़ा कि अगर आप रहना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका निकाह फस्ख कर दिया जाता है। खातून फिर निकाह के वक्त जो कबूल सिर्फ ये नहीं होता कि दबाव देकर, बल्कि उसकी पसंद पे छोड़ा है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक कहें, कबूल है। अलामा साहब, यहाँ पे कुछ सोसाइटी के इश्यूज में आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। हमारे यहाँ एज आ जाती है कि अच्छा फलां बंदा तो लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, तो ये कैसे शादी, पसंद की शादी में एक ये चीज़ आड़े आ जाती है। फलां कह देता अच्छा लड़का तो हमारा बड़ा प्यारा है, लड़की का तो रंग ही गोरा नहीं है। ये मसाइल, ये सोसाइटी के इश्यूज हैं हमारे। हम तो बड़े अमीर हैं, फलां लड़की वाले बड़े गरीब है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में हमारा दीन क्या कहता है? मैं इसके हवाले से कुफ का एक होता है, कुफ कहते हैं, बराबरी देखी जाती है। कुफ के अंदर जो है 6 चीजें हैं। सबसे पहले इस्लाम देखा जाता है, मोमिन मुसलमान, नसब देखा जाता है, किरदार, तकवा, दीनदारी देखी जाती है,
हुर्रियत उस दौर में होती थी, गुलाम होते थे, तो आज़ादी देखी जाती है, तमव्वुल देखा जाता है और माल देखा जाता ठीक है। अब किरदार के अंदर उसकी करैक्टर भी आ जाता है और जाहिरी उसका वो मामलात भी कितना देखने में डैशिंग है, ये किस कदर उसको इंसान को बाता है। और लेकिन इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और तकवा और दीनदारी को पसंद किया, फरमाया ये बेहतर है। अब दूसरी बात, तीसरी बात जो इसमें जो आपने पेश की कि लड़की की उम्र ज्यादा है मिसाल के तौर पर और लड़के की थोड़ी है, तो मैं उनसे कहूंगा अगर ऐसा हो भी रहा है और लड़की लड़का उस पर नबी की कबूल है, मिसाल हुजूर की मिसाल सबसे बढ़कर। बिल्कुल। और कुरान ने कहा हो सकता है जो ऐब नजर आ रहा है, हो सकता है उस ऐब एक ऐब के बदले बहुत सी 99 अच्छाइयां हो बिल्कुल जो किसी और में ना हो सकती थी, वो तुम्हारे लिए फायदा मंद हो। बिल्कुल सही। तो ये चीजें हमारे यहाँ कुछ चीजें फितरी तकाजा, कोई शक नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला हुजूर के सहाबी हैं, आपने देखा कि उन्होंने ऐसे ना अपने कपड़ों के ऊपर खुशबू लगाई हुई है, बड़े मालदार सहाबी थे। फरमाया क्या ये खुशबू कैसी है, आप एक सादगी देखें। अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने निकाह कर लिया, शादी कर ली। फरमाया अच्छा, तो वो शादी आपने गैर शादीशुदा खातून से की या शादीशुदा पहले से, उसके बाद वो उनको तलाक हुई या बेवा हो गई थी उनसे की? या रसूलल्लाह वो बेवा थी। फरमाया अच्छा, तो बेहतर था कि आप गैर शादीशुदा से शादी फरमाते। लेकिन उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, तो मेरी वालदा तो नहीं रही, तो वो जो है उनको ज्यादा तरबियत दे सकेंगी, समझा सकेंगी, छोटी उम्र की होंगी तो वो उनको समझा नहीं सकेंगी, किसी बात से कह नहीं सकेंगी। हुजूर ने खामोशी इख्तियार की, लेकिन हुजूर ने अपनी बात भी फरमा दी। अब यहाँ से कई लोगों ने सिर्फ एक ही बात ले ली कि बेहतर यही है, बेहतर यही है। ऐसा नहीं है। हमारे मुआशरे में ये भी ज़हन में रख लें, तलाक याफ्ता होना जरूरी नहीं कि हर वक्त लड़का ही लड़की ही गलत हो, और ये भी जरूरी नहीं है हर वक्त लड़का ही गलत हो। दोनों के केस वेरी करते हैं। और दूसरी तरफ बेवा, इसको भी अजीब नजरों से देखा जाता है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इनके ऊपर दस्ते शफकत रखना, इनसे प्यार करना, इनके ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और इसमें खैर व बरकत भी है। लेकिन वही बात फिर आ जाएगी कि हम इस्लाम को, दीन को समझेंगे तो ये खैर पैदा हो। बिल्कुल सही। और इस पे आपकी नीयतें बहुत मैटर करती हैं। रामा साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, मैं बहुत कुछ पूछना चाह रही थी। आपकी गुफ्तगू में हमेशा मैं खो ही जाती हूँ, क्योंकि आप यकीन माने इस तरह से गुफ्तगू करते हैं कि वाकई वो दलाइल और दीन की रोशनी में जिस तरह से आप बयान करते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको नेक्स्ट टाइम मदू करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तो आज की रेट लिस्ट क्या है, ओपन मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, हमें अक्सा बता रही हैं। जी अक्सा, ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नजर आ रहा है। बाजार में जिस रेट पर जो है सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं, जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं, उनमें खासा फर्क देखने में नजर आ रहा है। खासा फर्क इस तरह से देखने में नजर आ रहा है कि दुकानदार 20-30 रुपये बढ़ाकर हर सब्जी के साथ जो है फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कीमतों के हवाले से बात करें तो जो सरकारी कीमत आलू की मुकर्रर की गई वो 60 रुपये है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 100 से 120 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद प्याज की कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 160 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 200 से 220 रुपये की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें, टमाटर की सरकारी कीमत 95 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 150 रुपये की कीमत तक में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद लहसुन की कीमत के हवाले से बात करें तो लहसुन की सरकारी कीमत 415 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 500 रुपये की कीमत तक में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत जो है 390 रुपये किलो मुकर्रर की गई, जबकि इसको ओपन मार्केट में 400 रुपये की कीमत तक में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद ऐसी सब्जियां जिनको 10-20 रुपये बढ़ाकर जो है दुकानदार फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम शहरियों का इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा है कि इस हवाले से कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि वो। थैंक यू सो मच जी। अक्सा ने हमें सब्जियों के रेट बताए हैं और लोग यही कहते हैं कि जी आपकी रेट लिस्ट जो है उसी पर अमल करा लें, बाकी जो सब चीज़ें हैं, महंगाई है वो एक जगह, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल होना चाहिए। ब्रेक के बाद हम ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बताएंगे आपको मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। अच्छा जी, मौसम आज कैसा रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, हमें बता रही हैं कोमल, बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो फिजा में खुनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सर्दी में शिद्दत आ गई है। लाहौर के वासी ठठर रहे हैं, लेकिन लाहौर की सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं।
वहीं हम बात करते हैं आज के दर्जा हरारत के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदे 24 घंटों के दौरान बारिशों से मुतल्लिक कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। और आज शहर लाहौर के उफ़क़ पर सूरज और बादलों के दरमियान आगनचेरी का सिलसिला ही देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिशों से मुतल्लिक फिर भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। लिहाजा लाहौर के वासी जो है वो सुबह की वर्जिश से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और जॉगिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जॉगिंग ट्रैक्स पे, और अपने प्यारों के हमरा खूबसूरत लम्हे भी बिता रहे हैं। क्योंकि सर्दी के मौका पर जो है वो जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ख़ुद को हमने चुस्त रखना है और सुस्ती से बचाना है, इसके लिए हम वर्जिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहीं हम अपने प्यारों को भी हमरा लेकर निकलते हैं कि इसी के साथ साथ जो है वो सर्दी को भी इंजॉय किया जाए और मुख्तलिफ कुदरती माहौल के करीब रहकर उसको जो है वो महसूस किया जाए। क्योंकि सुबह सवेरे सब्ज़ा जो है वो वैसे ही आंखों को ठंडक पहुंचाता है और सुबह सुबह ताज़गी का भी एहसास दिलाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो लाहौर के वासियों को बेहद ज़रूरी है कि वो दिन भर की रूटीन से काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। कर दिया कि सर्दी आगे मजीद बढ़ने वाली है, तो अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।